वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो यूपी जीके का मैंने पहला पार्ट करा दिया, ये सेकंड पार्ट है और टॉपिक है उत्तर प्रदेश ऊर्जा प्रदेश। तो प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पे दी गई हुई हैं। तो रिहंद परियोजना है, जो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है और ये पिपरी सोनभद्र जिले में स्थित है। फिर ये ओबरा परियोजना, जो कि ये भी रिहंद नदी पे है, ये ओबरा सोनभद्र में है। ओबरा परियोजना ओबरा में है, सोनभद्र में, ठीक है। माता टीला परियोजना है, जो बेतवा नदी पे है, झांसी में स्थित है। परीक्षा बांध कहीं कहीं पे ऐसे भी लिख के आता है परीक्षा, तो परीक्षा बांध है जो बेतवा नदी पे है, झांसी में स्थित है। फिर है शारदा परियोजना, तो शारदा परियोजना है जो शारदा नदी पे है और ये बनवासा चंपावत जिला उत्तराखंड में स्थित है। राजघाट परियोजना है जो बेतवा नदी पे स्थित है और ललितपुर में स्थित है। तो ये परियोजनाएं थी जल विद्युत परियोजनाएं, किस नदी पर स्थित थी और उसकी स्थिति किस राज्य में जिले में पड़ती हैं। फिर है अनपरा डी ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो इसकी स्थापना जापान के सहयोग से की गई थी। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ओबरा तथा हरदौआगंज की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। नहर परियोजना जिस पर सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थित हैं, उस नहर परियोजना का नाम है ऊपरी गंगा नहर परियोजना। इस पर सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थित हैं। प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र कौन है? तो एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र है नरोरा, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी पहले। फिर गंगा नदी के किनारे हुआ, तो ये 1991 सेकेंड में हुआ था। फिर है केंद्रीय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र। तो केंद्रीय ऊर्जा शोध और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो चिन्हट लखनऊ में स्थित है। ये ऊर्जा सिटी किसे कहते हैं? तो लखनऊ के कहते हैं ऊर्जा सिटी। ऊर्जा मुख्यालय भी लखनऊ में है। तो ऊर्जा सिटी और ऊर्जा मुख्यालय दोनों है जो लखनऊ में स्थित है। सोलर सिटी कहाँ है? तो सोलर सिटी आगरा मुरादाबाद में है। पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ है? तो पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन 3 जगह पे है, गोरखपुर में है, चित्रकूट में है, महोबा में है। तो ये हो गया पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन। कितनी जगह पे है? तो 3 जिलों में स्थित है। उनका क्या नाम है? तो एक है गोरखपुर है, चित्रकूट है और महोबा है। यहाँ पे क्या है? पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन है। वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। और विकास अभिकरण नेडा, जिसको कहते हैं वैकल्पिक ऊर्जा विकास अभिकरण, इसको नेडा भी कहते हैं, इसकी स्थापना की गई 1988 में। गैसो हॉल पायलट परियोजना कहाँ है? तो आंवला कहाँ है? बरेली में यहाँ पे की गई। निजी क्षेत्र के संयंत्र कहाँ है? तो रोजा, दादरी, अनपरा, C12 में है। यहाँ पे निजी क्षेत्र के संयंत्र। अब है उत्तर प्रदेश परिवहन। तो अब उत्तर प्रदेश परिवहन के बारे में देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम है, ये कब स्थापित किया गया? तो 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम स्थापित किया गया। प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन को 21 भागों में बांटा गया। जो यूपी में सड़क परिवहन है उसको कितने भागों में बांटा गया? तो 21 भागों में बांटा गया है। प्रदेश से गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो यूपी से जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है उसका नाम है NH-34। इसकी लंबाई है 723 किलोमीटर। पूर्व में प्रदेश से गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-2 है। जो पूर्व में है, यूपी में जो पूर्व दिशा में है वो सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-2 है। लेकिन 2010 में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा इसका नाम NH-2 समाप्त करते हुए इसको 2 भागों में NH-19 और NH-44 विभाजित कर दिया था। तो पहले जो NH-2 था, NH-2 इसको 2010 में 2 भागों में विभाजित किया गया। एक का नाम रखा गया NH-19 और एक का नाम NH-44 रखा गया। फिर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा राजमार्ग हो जाएगा NH-552। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये हो जाएगा NH-34, सबसे बड़ा है, 723 किलोमीटर का है। और सबसे छोटा हो जाता है नेशनल हाईवे 552, जिसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में 4 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 4 किलोमीटर है और उसकी लंबाई 723 है। शताब्दी बस सेवा कहाँ के किन जिलों के बीच चलती है? तो शताब्दी बस सेवा है लखनऊ से गोरखपुर के बीच चलती है। महानगर बस सेवा 6 जुलाई 1992 को कानपुर नगर से स्टार्ट हुई थी। जो महानगर बस सेवा है कहाँ से स्टार्ट हुई? तो ये कानपुर से कब हुई? 6 जुलाई 1992 को। सारथी क्या है? तो सॉफ्टवेयर आधारित ड्राइविंग लाइसेंस की स्मार्ट कार्ड योजना है, इसका नाम है सारथी। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। कहाँ पे काटते हैं? ये झांसी में काटते हैं, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। फिर है प्रदेश के एक्सप्रेसवे।
यमुना एक्सप्रेसवे है, इसकी लंबाई 600 इसकी लंबाई है जो 165 किलोमीटर है और 6 लेन हाईवे है। तो यमुना एक्सप्रेसवे कितने लेन हाईवे है? तो 6 है, इसकी लंबाई 165 किलोमीटर है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक है यमुना एक्सप्रेसवे। और इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले शामिल हैं? तो गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, मथुरा है, आगरा है। तो ये 4 ज़िले आते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। फिर है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई है 302 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 302। ये भी 6 लेन का है और ये एतमादपुर है आगरा से, वहाँ से स्टार्ट हुआ है, लखनऊ तक के लिए है। शामिल ज़िले हैं 10 ज़िले हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में। आगरा हो गया, फिरोज़ाबाद है, मैनपुरी, टावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई, ये लखनऊ इत्यादि शामिल है 10 ज़िले। ये यमुना एक्सप्रेस के माध्यम से लखनऊ दिल्ली से जुड़ गया है। फिर है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई है 340.82 किलोमीटर है पूर्वांचल की, और ये 6 लेन का है। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 100 मीटर होगी। इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 100 मीटर। ये कहाँ से कहाँ तक होगा? तो लखनऊ से गाजीपुर तक होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। शामिल ज़िले इसमें 9 हैं, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। तो इसके अंतर्गत है 9 ज़िले शामिल हैं और वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में 10 ज़िले शामिल थे। फिर है गंगा एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 8 लेन का है और 594 इसकी लंबाई है गंगा एक्सप्रेसवे की। कहाँ से कहाँ तक है? तो बिजौली गांव मेरठ से स्टार्ट होगा ये और जोधापुर, दांडू गांव, प्रयागराज तक है। शामिल ज़िले इसमें 12 हैं, मेरठ है, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। इसमें टोटल 12 ज़िले शामिल हैं। यह भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। विशेष में लिखा है 1 अप्रैल 2022 को इस योजना को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ने व गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से बढ़ाते हुए वाराणसी तक जोड़ने का प्रस्ताव विभागीय मंत्री ने दिया है। तो प्रस्ताव कब दिया गया? 1 अप्रैल 2022 को दिया गया है। किससे जोड़ने को? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ने व गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से बढ़ाते हुए वाराणसी तक जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया इसमें है। कुछ अन्य एक्सप्रेसवे हैं तो ऊपरी गंगा नहर एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 216 है, ग्रेटर नोएडा से लेकर देहरादून तक है। कंट्रोल एक्सेस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ है और 300 किलोमीटर का है, ये 6 लेन का है। लखनऊ योजना तथा नागपुर योजना सड़कों के विकास से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा लखनऊ योजना किससे संबंधित है? तो ये सड़कों के विकास से संबंधित है। RIDF योजना क्या है? तो नाबार्ड की सहायता से गाँवों को पक्की सड़क जोड़ना, गाँव को पक्की सड़क से जोड़ना क्या है? RIDF है। और ये किसकी सहायता से जोड़ा जाएगा? तो नाबार्ड की सहायता से। और गाँव है उनको पक्की सड़क से जोड़ना। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है जो 91 किलोमीटर का है और आजमगढ़ से निकलकर गोरखपुर तक है। फिर है रेल परिवहन, तो रेल पथ पर उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा? पहला है रेल पथ में। पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो पहली रेलगाड़ी 1859 ईस्वी में इलाहाबाद से कानपुर चली थी। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो पहली रेलगाड़ी कब चली? 1859 में। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से कानपुर तक चली थी। देश व यूपी का सबसे छोटा रेल मंडल कौन है? तो यूपी का पूछे या फिर देश का पूछे तो हो जाएगा मुगलसराय। ये छोटा रेल मंडल है, सबसे छोटा है। यूपी का भी है और पूरे देश में भी सबसे छोटा है। एशिया व भारत का सबसे लंबा बिजली लोको सेट कौन सा है? तो पूरे एशिया का और भारत का सबसे लंबा बिजली लोको सेट मुगलसराय है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है और इसकी लंबाई है 1366.33 मीटर है। डीजल इंजन कारखाना मडुआडीह में है। रेल सवारी कोच कारखाना लालगंज में है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है। फिर है रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना, तो रेल डिब्बे कहाँ पे रिपेयर होते हैं? इसका कारखाना गोरखपुर में है। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर में है। रेलवे संग्रहालय वाराणसी में, ये इंपॉर्टेंट है। रेलवे संग्रहालय कहाँ है? तो ये है वाराणसी में। प्रदेश में उत्तर रेलवे का जोन सर्वाधिक विस्तार है। ऐसा कौन सा जोन है जिसका सर्वाधिक विस्तार है? तो हो जाएगा उत्तर रेलवे जोन। देश में कुल 18 रेलवे जोन है। कितने जोन है? तो 18 रेलवे जोन है पूरे देश में, जिसमें 5 रेल जोनों की लाइन उत्तर प्रदेश से होकर जाती हैं। 18 में से 5 रेल जोन है उनकी लाइन है उत्तर प्रदेश से होकर जाती हैं। भारत की सबसे अधिक लंबी रेलगाड़ी
प्रयागराज एक्सप्रेस है। तो भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? प्रयागराज एक्सप्रेस है, जिसमें 26 कोच लगे हैं। कितने कोच हैं? 26 कोच लगे हुए हैं। फिर है वायु परिवहन। वर्तमान में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित कुल 8 हवाई अड्डे सिविल उड़ानों सेवाओं के लिए कार्यशील हैं। तो यूपी में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और 8 हवाई अड्डे हैं जो सिविल उड़ानों के लिए कार्यशील हैं। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिस अब पूर्व नाम इसका था बाबतपुर हवाई अड्डा। जैसे क्वेश्चन पूछेगा बाबतपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। ये कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में है। फिर है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका पहला नाम था अमौसी, जो कि लखनऊ में स्थित है। तो अमौसी हवाई अड्डे का नाम क्या कर दिया गया? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका प्रस्तावित है, ये अभी बना नहीं है, ये फिरोजाबाद में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका निर्माण हो रहा है, ये कुशीनगर में स्थित है। आगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आगरा में स्थित है। फिर है हवाई अड्डे और उनकी स्थिति। तो चकेरी हवाई अड्डा, इसकी स्थिति कानपुर, ये कानपुर में स्थित है। नागरिक हवाई अड्डा, ये भी कानपुर में है। खिरिया हवाई अड्डा, ये आगरा में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। जेवर निजी हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फुर्सतगंज हवाई अड्डा है रायबरेली में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा, ये मेरठ में है। तो चकेरी वाला बहुत पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा, और जेवर वाला भी। फिर है इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी कहाँ है? तो इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी फुर्सतगंज रायबरेली में स्थित है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बमरौली प्रयागराज में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है आगरा में। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट कहाँ है? तो भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट है बक्सी का तालाब, लखनऊ में है। नेक्स्ट है आर्मी एविएशन सेंटर कहाँ है? तो आर्मी एविएशन सेंटर झांसी में है। और यहाँ पे पूछा इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी, ये फुर्सतगंज में, इसको याद रखिएगा। भारत की पहली डाक सेवा कब, कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो 18 फरवरी को 1911 में इलाहाबाद नैनी में इसको स्टार्ट किया गया था। भारत की पहली डाक सेवा को कब, इसकी डेट याद रखिएगा, 18 फरवरी 1911 इलाहाबाद नैनी में। भारत की पहली टेलीग्राफ सेवा तो 1854 में आगरा से कलकत्ता। नेक्स्ट है जल परिवहन। भारत सरकार ने गंगा नदी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक के 1620 किलोमीटर लंबे मार्ग को 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 घोषित किया था। तो ये हो गया राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, जो देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। तो देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हो जाएगा। और ये कब किया गया था घोषित? 1986 में। और कहाँ से कहाँ तक है? तो गंगा नदी है जो प्रयागराज से लेकर हल्दिया पश्चिम बंगाल तक, और इसकी लंबाई है 1620। टॉपिक है अर्थव्यवस्था परिदृश्य उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 4 आर्थिक क्षेत्र हैं। कितने हैं? 4 हैं। एक है पूर्वी क्षेत्र जिसमें 28 जिला आता है। पश्चिमी क्षेत्र जिसमें 30 जिले आते हैं, ये सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। केंद्रीय क्षेत्र में 10 जिले आते हैं, जिसे दिल्ली एनसीआर बोलते हैं। बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं, जो कि सर्वाधिक पिछड़ा है। तो सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, और पिछड़ा क्षेत्र है जो बुंदेलखंड हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र में 30 जिले आएंगे और बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आएंगे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान किसका कितना है? तो तटीय क्षेत्र का योगदान यूपी में सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि आ गया, और तटीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवा आती है। फिर द्वितीय क्षेत्र आएगा, तो 3rd पे आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र। सबसे ज़्यादा योगदान किसका है यूपी में अर्थव्यवस्था में? तो तटीय क्षेत्र का है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। देश में कुल आय में उत्तर प्रदेश का योगदान लगातार घट रहा है। प्रदेश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है, जिसकी सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। प्रदेश में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला बलरामपुर हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा वाला है तो गौतम बुद्ध नगर है, और न्यूनतम वाला है जो बलरामपुर है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सर्वाधिक उद्यमों की संख्या कहाँ है? तो गाजियाबाद में है। कितनी है? तो 175.73 वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग क्षेत्रफल में न्यूनतम उद्योगों की संख्या कहाँ पे है? सबसे कम कहाँ उद्योग? तो सोनभद्र में। सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में, सबसे कम सोनभद्र में है।
सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और न्यूनतम रोजगार प्रदान करने वाला जिला चित्रकूट है। फिर है राजस्व विभाग। राज्य सरकार की आय का स्रोत है जो सर्वाधिक कहाँ से आता है, तो ये आता है राजस्व से। प्रदेश में कुल व्यापारिक जोन कितनी है, 20 है। सर्वाधिक कर संग्रहण लखनऊ जोन से होता है और न्यूनतम कर संग्रहण झांसी जोन से होता है। आबाकारी कर है, इसका स्थान है जो दूसरे पे है और सर्वाधिक कहाँ से आता है, तो राज्य सरकार की आय का स्रोत है, राजस्व विभाग से आता है सर्वाधिक। आबाकारी कर, उसका स्थान दूसरा है। फिर पूर्वांचल विकास निधि योजना, तो पूर्वांचल विकास निधि योजना 1990-91 की है। बुंदेलखंड निधि योजना 90-91 की ये भी है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना ये 98 और 99 की है। बुंदेलखंड विकास निगम नगर निगम की स्थापना कब की गई, तो इसकी अप्रैल 2008 में की गई। बुंदेलखंड विकास निगम की, नगर नहीं है विकास निगम की स्थापना अप्रैल 2008 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है जो झांसी है। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास। सर्वाधिक रोजगार कहाँ पे है, तो कृषि क्षेत्र में है। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार हथकरघा उद्योग में है। तो यूपी में सर्वाधिक रोजगार किस में है, कृषि क्षेत्र में है। उसके बाद में हथकरघा उद्योग में है। प्रदेश का सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग है। प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। दीनदयाल योजना है जो हथकरघा उद्योग से रिलेटेड है। जनश्री बीमा योजना हथकरघा एवं पावरलूम। नेक्स्ट है सिल्क साड़ी वाराणसी की है। दरिया सीतापुर, कटपर्दा पर्दा गाजीपुर, पायल वर्ग अमरोहा, टेरिटावेल गाजियाबाद, जरी दरदोजी रामपुर, मलमल पर छपाई मथुरा। ये सब उद्योग हैं। कहाँ कहाँ पे हैं ये लिखा हुआ है। फिर है सहतूत रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ है, तो ये सुभगपुर गोंडा में है। टसर रेशम अनुसंधान विकास केंद्र सोनभद्र में है। और रेशम है दूरी रेशम अनुसंधान विकास केंद्र तो औरैया में। ये 3 प्रकार के हैं रेशम। एक है सहतूती रेशम, तो सा से है स्टार्ट इसका, सहतूती से सुभगपुर कर लीजिएगा। ये कहाँ है, गोंडा में है। फिर टसर से है सोनभद्र। फिर दूरी रेशम कहाँ है, औरैया। चीनी उद्योग, भारत की पहली चीनी उद्योग है जो 1903 में प्रतापपुर में देवरिया में स्थापित किया गया था। भारत की पहली चीनी मिल तो कहाँ पे की गई, 1903 में। अगर भारत की पूछे तब भी और यूपी की पूछे तब भी, तो वो हो जाएगी 1903 में। कहाँ पे की गई, प्रतापपुर में। कहाँ, तो देवरिया में। फिर है गन्ना। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान कहाँ है, तो ये है लखनऊ में। 1975 में इसकी स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश शोध परिषद कहाँ है, उत्तर प्रदेश शोध परिषद है जो शाहजहाँपुर में है। उत्तर प्रदेश गन्ना समिति संघ लिमिटेड कहाँ है, तो लखनऊ में। इसकी स्थापना 1949 में की गई। उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग 1935 में इसकी स्थापना की गई। गन्ना शोध एवं बीज संवर्धन केंद्र शाहजहाँपुर में है। जहाँ पे गन्ना शोध वाला याद रखिएगा, जहाँ पे शोध है वो शाहजहाँपुर में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र ये शाहजहाँपुर में है। अनुसंधान केंद्र, संवर्धन केंद्र ये कहाँ पे है, ये शाहजहाँपुर में, इन्हें याद रखिएगा। लखनऊ में किसान संस्थान है जो गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में है। गन्ना समिति है ये लखनऊ में है, बाकी सब शाहजहाँपुर में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड कब बनी, तो ये थी 1971 में। कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये गाजियाबाद में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है और इसे GI टैग भी मिला है। न्यू इंडिया फार्मास्यूटिकल कहाँ है, ये हरदोई में है। ये प्रदेश का पहला है, इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। प्रदेश का पहला फार्मास्यूटिकल कहाँ है, तो ये हरदोई में है। ये इसका नाम है न्यू इंडिया फार्मास्यूटिकल। नेक्स्ट है कालीन भदोही मिर्ज़ापुर की है। कौन सी चीज़ें कहाँ के लिए प्रसिद्ध हैं ये दिया हुआ है, तो कालीन है भदोही जो कि मिर्ज़ापुर में आता है। पीतल की वस्तुएं मुरादाबाद वाराणसी में। कालीन है कालीन वाले में अगर भदोही नहीं आता तो मिर्ज़ापुर आता है, वो भी लगा सकते हैं आप। तो दोनों जगह पे कालीन है। मेन है जो भदोही है। पीतल की वस्तु में मुरादाबाद मेन है, वाराणसी में भी मिलता है। चिकनकारी लखनऊ के लिए प्रसिद्ध है। कांच की वस्तु है फिरोजाबाद या कांच की चूड़ियाँ हैं। कास्ट पादुका या बांसुरी पीलीभीत की है। मिट्टी के बर्तन खुर्जा के। कास्ट नक्काशी मतलब लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है वो सहारनपुर है। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट के हैं। कागज़ सहारनपुर के, इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखिएगा। पीतल कला है जो झांसी की है।
फिर है बांस से बरेली। फिर और जरी कहाँ पे है तो बरेली है। पाली फाइबर बाराबंकी है। मेटल क्राफ्ट मुरादाबाद है। कपड़ों पर छपाई फर्रुखाबाद। वुड कार्विंग सहारनपुर। वुड कार्टिंग का है सहारनपुर है। लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर है। ग्लास बीड्स वाराणसी है। बीड़ी मिर्ज़ापुर झांसी। परफ्यूम कहाँ के है तो कन्नौज है। मार्बल वर्क आगरा का। सिंथेटिक रसायन बरेली। रबर मोदी नगर, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। उर्वरक आंवला में। विस्फोटक कानपुर में, तो ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। फिर है कारखाने, तो जूट कारखाना कहाँ है तो जूट कारखाना कानपुर। सहजनवा कहाँ है तो गोरखपुर में है। तेल शोधन कारखाना मथुरा में है। फास्फेट उर्वरक कारखाना इलाहाबाद मंगलवाड़ा कानपुर में स्थित है। सीमेंट कारखाना कहाँ कहाँ तो सीमेंट कारखाना चुनार मिर्ज़ापुर चुर्क डल्ला, ये कहाँ ये मिर्ज़ापुर में है। तो सीमेंट कारखाना चुनार में है, एक चुर्क डल्ला है, दोनों मिर्ज़ापुर में है। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ़्फो है, ये फूलपुर में है। और दूसरे का नाम है शक्तिमान, ये जगदीशपुर अमेठी में है। फिर है अफीम कारखाना, तो अफीम कारखाना गाजीपुर में है। बायोसल्फाइड कारखाना कानपुर में है। फिर है भारत एक्सप्लोसिव बारूद फैक्ट्री कहाँ है तो ये है ललितपुर में। कृत्रिम रबर कारखाना मोदी नगर गाजियाबाद में है। पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में है। मदर डेयरी दूध प्लांट इटावा में है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ है तो ये मेरठ में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है। स्टील अथॉरिटी लिमिटेड जगदीशपुर में है। फिर एक कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ है तो ये कानपुर में है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा 2006 में शुरू प्रमुख क्लस्टर्स, तो प्रमुख क्लस्टर्स हैं जो कब शुरू हुए थे 2006 में, इसे याद रखिएगा। तो कारपेट क्लस्टर कहाँ का है ये भदोही। कारपेट मतलब जो दरी होती है, कालीन होती है, उसे ही कहते हैं कारपेट क्लस्टर भदोही। पॉट्री क्लस्टर खुर्जा। लेदर क्लस्टर चौरी चौरा। मिंट क्लस्टर बदायूं। ब्लैक पॉट्री आजमगढ़। मेगा हथकरघा ये आजमगढ़ का है। प्रमुख औद्योगिक संस्थान, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ है तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है कानपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कहाँ है तो ये भी कानपुर में। औद्योगिक वाला है तो कानपुर लगा दीजिए। औद्योगिक है, उद्योग है, तो ये हो जाएगा कानपुर में। वित्तीय हो गया। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड ये भी लखनऊ में है। हथकरघा वाला ये उद्योग से रिलेटेड है तो ये भी कानपुर में आ गया। और ये है निर्यात इलेक्ट्रॉनिक्स वाला लखनऊ में है। ऐसे मिला के पढ़ लीजिएगा। फिर है यूपी में औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो कुल कितने हैं तो 6 हैं। नवीन ओखला कहाँ पे है तो ये नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। गीडा कहाँ है तो गोरखपुर में है और इसकी स्थापना 1988 में हुई गोरखपुर वाले की। सैतरिया सीडा जौनपुर 1989 में। यमुना ताज नोएडा आगरा में है। लीडा लखनऊ 2005 में है। एल से लीडा से में एल आएगा, एल से लखनऊ, जी से गीडा, जी से गोरखपुर आएगा, जी से गीडा तो गोरखपुर करिएगा। वृद्धा नवीन ओखला है जो ग्रेटर नोएडा 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। नवीन ओखला एक है, एक वृद्धा नवीन ओखला है, तो 2 हैं और एक नोएडा में है, एक ग्रेटर नोएडा में है। फिर एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कहाँ है तो एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार मेरठ में है। इम्पॉर्टेंट है बहुत, इसे याद रखिएगा। मुख्य सेज कौन है तो मुख्य सेज है नोएडा, भदोही, मुरादाबाद, आगरा और कानपुर। निवेश मित्र योजना कब स्टार्ट हुई तो निवेश मित्र योजना 2009 में और एकल खिड़की व्यवस्था से निवेश है। उद्योग बंधु योजना कब की? उद्योग बंधु योजना औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना की गई। उन्नाव चमड़ा व डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो उन्नाव किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा व डेयरी उद्योग के लिए। प्रथम निर्यात औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया तो प्रथम निर्यात औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की उच्चतम वृद्धि दर 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान थी, तो यूपी की उच्चतम वृद्धि दर कब थी तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। खुर्जा बुलंदशहर किसके लिए प्रसिद्ध है तो चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। फिर उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में है जो पीजीआई लखनऊ है और एएमयू है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेनियल साइंस रिसर्च है, ये है इंसेफ्लाइटिस रिसर्च है।
तो दोनों के नाम याद रखिएगा। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। यह है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्री बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए है। तो ये सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये मेरठ में है। पीजीआई कहाँ? लखनऊ में है। इन्हें याद रखिएगा। फिर है नक्षत्रशालाएँ। तो ये इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। शनि ग्रह के आकार में है। किस आकार में बनाई गई है? जैसे शनि ग्रह का आकार है उसी आकार में बनाया गया है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। ये सबसे बड़ी नक्षत्रशाला है। जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन है? तो वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला है। जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ है? तो ये इलाहाबाद में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में है। ये लेजर तकनीक पर आधारित है। क्वेश्चन आएगा जैसे लेजर तकनीक पर आधारित नक्षत्रशाला यूपी की, तो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कहाँ पे है? तो रामपुर हो जाएगा। भारत का जैव प्रौद्योगिकी नगर लखनऊ में है। नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक परियोजना लखनऊ, और ये कहाँ पे? लखनऊ में बक्सी का तालाब। जेट्रोफा क्लोनिंग परियोजना ये भी लखनऊ में, ये भी बक्सी का तालाब। प्रदेश में विज्ञान का सबसे बड़ा पुरस्कार विज्ञान गौरव पुरस्कार। तो यूपी में जो विज्ञान का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है विज्ञान गौरव पुरस्कार। 1974 में राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई। तो राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई? 1974 में। फिर स्टेट डाटा सेंटर कहाँ? तो स्टेट डाटा सेंटर लखनऊ में है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ? तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना जनवरी 2009 से राज्य के 6 जिलों में स्थापित की गई। खान परियोजना कहाँ है? तो शासकीय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए खान परियोजना को बनाया गया। तो खान परियोजना किससे संबंधित है? शासकीय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। फिर चिकित्सा प्रौद्योगिकी 1983 में SGPGI की स्थापना, इसी के द्वारा देश के पहले टेलीमेट्री संस्थान की स्थापना की गई थी। तो SPPGI है कहाँ है? लखनऊ में स्थित है, और ये 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय मानसिक चिकित्सा ये कहाँ है? तो ये वाराणसी में भी है, बरेली में भी है। संक्रामक रोग चिकित्सा मथुरा, फैजाबाद और मिर्ज़ापुर में है। संक्रामक रोग चिकित्सा यह है मथुरा, फैजाबाद, मिर्ज़ापुर में। राज्य का पहला एड्स हॉस्पिटल कानपुर मेडिकल कॉलेज है। तो यूपी का पहला एड्स हॉस्पिटल कौन हो जाता है? कानपुर का मेडिकल कॉलेज। फिर पर्यावरण से रिलेटेड 1976 में पर्यावरण निदेशालय का गठन हुआ। सर्वाधिक एड्स रोगी वाराणसी में है। तो ये वाला यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं होगा। 1976 में पर्यावरण निदेशालय का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1982 13 जुलाई को की गई। जल व वायु प्रयोगशाला लखनऊ में है। ताज ट्रेपेजियम परियोजना 1999 ईस्वी में स्थापित की गई। मीनार्स व नाकाम नदियों के जल शुद्धता की जांच करने के लिए बनाई गई। जिला प्रदूषण कार्यक्रम है जो 4 झीलें जैसे रामगढ़, गोरखपुर, मानसी भंगा, मथुरा, लक्ष्मी ताल, झांसी, मदन सागर और महोबा। तो ऐसे याद रखिएगा 4 झीलें हैं। पहली हो गई रामगढ़ कहाँ है? गोरखपुर में। फिर मानसी भंगा कहाँ है? मानसी भंगा है मथुरा में। लक्ष्मी ताल कहाँ है? लक्ष्मी ताल झांसी में है। मदन सागर कहाँ है? ये है महोबा में। तो ये 4 झीलें हैं जिला प्रदूषण कार्यक्रम के तहत। फिर उत्तर प्रदेश में जनजातियाँ इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो प्रदेश की कुल जनसंख्या में 0.6% ST है। कितनी ST है? तो 0.6 है। इसका परसेंटेज याद रखिएगा। प्रदेश की जनजातियों में जो सूचीबद्ध नहीं है, 2 जनजातियां हैं, तो उनमें सब सूचीबद्ध नहीं है, वो है माहीगीर और बनरावत। ये बनरावत जो सबसे छोटी जनजाति है, इसको जनजातियों की सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। जालौन तथा फैजाबाद में कोई जनजाति नहीं पाई जाती। ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे जनजाति नहीं है? तो वो है जालौन और फैजाबाद। फिर यहाँ पे देख लेंगे जनजातियाँ और उनसे संबंधित जिले। तो जनजाति में है सहरिया जनजाति ललितपुर से संबंधित है। खरवार है, खरवार जनजाति देवरिया, बलिया, सोनभद्र में पाई जाती है। गोंड जनजाति महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया में है। बैगा जनजाति है जो सोनभद्र में है, इंपॉर्टेंट है बहुत। सोनभद्र में ज़्यादातर जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र में। तो बैगा है, पंखा है, अगरिया है, पठारी है और ये भुइया है। ये कहाँ है? ये सब सोनभद्र में है। बुक्सा बिजनौर में, इंपॉर्टेंट है। बी से बुक्सा, बी से बिजनौर, ऐसे याद कर लीजिएगा।
चेरो कहाँ है? तो चेरो सोनभद्र और वाराणसी में है। अब पहली जनजाति है थारू। तो किरात वंशी जनजाति, कौन सी वंशी है? किरात वंशी जनजाति है। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है ये थारू। संयुक्त परिवार वाली प्रथा इसमें है। जैसे संयुक्त परिवार होते हैं, ऐसे थारू जनजाति में भी होते हैं। मुख्य आराध्य देव इनके शिव हैं। मुख्य आराध्य हैं देवी काली। देव में हो जाएंगे शिव और देवी में हो जाएंगी काली। मुख्य भोजन है थारू लोगों का चावल की जाड़ मदिरा, मतलब मुख्य भोजन चावल है। और पेय में क्या है? तो पेय में चावल की जाड़ या मदिरा पीते हैं ये। प्रमुख त्यौहार कौन से हैं? तो बजहर बैसाख या ज्येष्ठ में मनाया जाता है वो है, और पीपल बरगद के नीचे मनाया जाता है। तो थारू जनजाति का मुख्य त्यौहार कौन सा है? तो वो है बजहर। ये कब मनाया जाता है? बैसाख या ज्येष्ठ के महीने में पीपल या बरगद के नीचे मनाते हैं। फिर है मकर संक्रांति और दीपावली। तो ये जो थारू जनजाति है मकर संक्रांति और दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। दीपावली को भी शोक के रूप में मनाते हैं, मकर संक्रांति को भी। ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती? तो हो जाएगा थारू। इसलिए अपनी मारी गई मछलियाँ खाती हैं। बदला विवाह प्रथा प्रचलित है। तो बदला विवाह किसमें है? तो थारू जनजाति में है। विधवा विवाह का भोज उसको कहते हैं लठ भरवा कहते हैं। यहाँ पे ला बना लीजिएगा। लठ भरवा होता है वो है थारू जनजाति में। लखीमपुर खीरी में इनके लिए विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो थारू जनजाति के लिए विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? लखीमपुर खीरी में। फिर ये बुक्सा या बुक्सा भी कहते हैं, भोक्सा भी कहते हैं। ये कहाँ पे इनका मुख्य स्थान? बिजनौर से। बा से बुक्सा याद रखिएगा, बी से बिजनौर याद रखिएगा। पतवार राजघराने से संबंधित। कौन सा राजघराना है? पतवार। मुख्य भाषा इनकी हिंदी है। हिंदुओं जैसा इनका वर्ण विभाजन है। मुख्य भोजन इनका मछली और चावल है। अर्थव्यवस्था का आधार क्या है बुक्सा जनजाति का? तो ये कृषि करते हैं। मुख्य आराध्य देवी इनकी चामुंडा है। राजनीतिक संगठन का सर्वोच्च इनका तखत है। नौकरी करना इन्हें पसंद नहीं है। फिर है खरवार या खैरवार, इंपॉर्टेंट है बहुत, इसे याद रखिएगा। बुक्सा खैरवार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खरवार है मुख्यतः सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर में पाई जाती है। वैसे मेन कहाँ है? सोनभद्र में है। नृत्य कौन सा ये करते हैं? तो ये कर्मा नृत्य करते हैं। तो कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति से रिलेटेड है? तो खरवार या खैरवार। पर्व जिउतिया मनाते हैं। पेय पदार्थ इनका मदिरा है। खूंखार प्रवृत्ति के होते हैं ये लोग। स्त्रियाँ टोना करने में माहिर होती हैं। फिर नेक्स्ट जनजाति है माहीगीर। तो माहीगीर कहाँ है? माहीगीर जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। ये इस्लाम धर्म अनुयायी, ये कौन सा धर्म का अनुसरण करते हैं? तो इस्लाम धर्म का। अधिकारी इनका होता है बादशाह वजीर। एकीकृत जनजाति विकास परियोजना कहाँ है? तो एकीकृत जनजाति विकास परियोजना लखीमपुर सोनभद्र में है। थारू विकास परियोजना बलरामपुर में है। बुक्सा जनजाति विकास परियोजना नसीबाबाद में है। तो इन्हें याद रखिएगा। एकीकृत जनजाति विकास कहाँ है? लखीमपुर सोनभद्र में। थारू विकास परियोजना बलरामपुर में। बुक्सा कहाँ है? तो ये नसीबाबाद में है। भिखारी जनजाति विकास परियोजना सोनभद्र में। प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी का परसेंट 0.6% है, ये याद रखिएगा। सहरिया जनजाति कहाँ है? तो सहरिया जनजाति है जो ललितपुर में पाई जाती है। फिर है उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था और साहित्यिक पत्रिकाएं। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ज़रूर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको कि कौन सा संस्थान की स्थापना कब हुई और कहाँ पे स्थित है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पे है? ये हुआ इलाहाबाद में। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1910 में की गई। हिंदुस्तानी अकेडमी ये भी इलाहाबाद में है। 1987 में इसकी स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ में है और हिंदी वाला भी लखनऊ में है। तो उर्दू आए या फिर हिंदी आए और या संस्कृत आए या भाषा आए, तो भाषा हो गया। भाषा में कौन कौन आ जाएगा? संस्कृत, हिंदी, उर्दू। और ये कहाँ हो जाएंगे? इनके मुख्यालय लखनऊ में हो जाएंगे। और स्थापना वर्ष देख लीजिएगा तो उर्दू की स्थापना 1972 में की गई। हिंदी और संस्कृत है जो संस्थान इनकी 1976 में की गई और भाषा संस्थान 1994 में की गई। फिर उत्तर प्रदेश को 17 शिक्षा मंडलों में बांटा गया। तो शिक्षा मंडल कितने हैं? 17 हैं। मंडल नहीं पूछ रहा है, जैसे क्वेश्चन आया है कितने शिक्षा मंडल है और 18 मंडल लगा दे। शिक्षा मंडल 17 हैं। राज्य से हिंदी संस्थान कहाँ है? तो हिंदी संस्थान है जो वाराणसी में है।
राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में है। भोजपुरी भवन वाराणसी में है। कन्हैयालाल मणिकलाल हिंदी संस्थान आगरा में है। इसे KLM मणिकलाल हिंदी संस्थान भी लिख के आता है तो आगरा में हो जाएगा। प्रदेश का पहला कॉलेज मेयोर सेंट्रल कॉलेज था, जिसे मेयोर नहीं मेयो भी कहते हैं। मेयो सेंट्रल कॉलेज है, इसकी स्थापना 1858 में हुई थी। उर्दू प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 में। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन 1972 में। उच्च शिक्षा निदेशालय का गठन 1972 में। तो शिक्षा से रिलेटेड ये जो निदेशालय थे, बेसिक है, माध्यमिक, उच्च आ जाए तो उनका सन एक ही है, 1972। उत्तर प्रदेश निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये अधिनियम बना 26 जुलाई 2011 का अधिनियम है। कौन सा अधिनियम है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 26 जुलाई 2011 का अधिनियम है। उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद में है और इसका गठन कब हुआ? तो 1972 में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद कहाँ है? तो 2017 में इसकी स्थापना हुई, लखनऊ में हुई। फिर है योजनाएं। यूपी में कौन कौन सी योजनाएं हैं देख लेंगे। सर्व शिक्षा अभियान 2001-2 में, इसके 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए स्टार्ट की गई थी सर्व शिक्षा अभियान। कस्तूरबा गांधी विद्यालय ये 2004 में स्टार्ट हुई। ये किसके लिए? 11 से 14 वर्ष की जो बालिकाएं होती हैं उनको कक्षा 5 से कक्षा 8 तक आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। कब हुई स्टार्ट कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना? 2004 में। मध्याह्न भोजन योजना 1995 से यूपी में स्टार्ट है। यूपी के 38 जिलों और 1996 से सभी जनपदों में लागू किया गया। तो जो मिड डे मील योजना थी यूपी में 1995 से स्टार्ट की गई। पहले कितने जिले थे? तो उसमें 38 जिले थे। और फिर 1996 से सभी पूरे प्रदेश में इसको लागू किया गया। 2004 से पक्का भोजन दिया जाने लगा। पहले कैसा भोजन मिलता था? तो कच्चा मिलता था। कच्चा में जैसे अनाज है, गेहूँ, ये सब मिलता था। फिर 2004 से पक्का मिलने लगा और 11वीं योजना में इसे उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी लागू कर दिया गया। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में तब उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। पहले कक्षा 5 तक दिया जाता था। फिर संपूर्ण साक्षरता अभियान 1991 का है और आयु इसके अंतर्गत 15 से 35 वर्ष आयु थी। अनौपचारिक शिक्षा योजना 1975 की है। शिक्षा मित्र योजना 2000-2001 की है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 प्राइमरी विद्यालयों में है, जो आवश्यक न्यूनतम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए था। साक्षर भारत मिशन 2009 और ये 15 वर्ष से अधिक बालकों के लिए था, साक्षर भारत मिशन। और कब स्टार्ट किया गया? 2009 में। विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट 2003, ये किस पर आधारित था? ये कंप्यूटर शिक्षा पर आधारित था, विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में स्टार्ट हुआ। इस अभियान में 2020 तक माध्यमिक शिक्षा की ड्रॉप आउट दर को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब का है? 2009 का। और इसमें लक्ष्य जो ड्रॉप आउट दर है बच्चों की, उसको शून्य करने का लक्ष्य है 2020 तक का रखा गया था। व्यावसायिक शिक्षा योजना 1989 है और 89 से 90 के बीच में हुए कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों को रोजपरक शिक्षा देना। फिर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय 6 हैं। कितने हैं? केंद्रीय विद्यालय 6 हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि यूपी में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, तो 6 हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी और 2005 से ये केंद्रीय विद्यालय बना। तो केंद्रीय विद्यालय कब बना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? 2005 से। और फिर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में इसकी स्थापना हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 और ये केंद्रीय कब बना? 1975 से। भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1989 में, 1996 से केंद्रीय बन गया। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी 2014 में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो कि रायबरेली में है, इसकी स्थापना 2017 में है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपी में 6 हैं। प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय है, ये इलाहाबाद में स्थित है। प्रदेश या देश का पहला महिला विश्वविद्यालय, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय रायबरेली है, ये यूपी का भी और देश का पहला महिला विश्वविद्यालय है। इसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय रायबरेली। फिर एक कृषि विद्यालय यूपी में कितने हैं? तो कृषि विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय दोनों 6 हैं, वो भी 6 थे, ये भी 6 हैं।
और कृषि विद्यालय में 4 राजकीय हैं और 1 राजकीय डीम्ड है और 1 केंद्रीय है। तो कृषि विद्यालय में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? तो 1 हो गया केंद्रीय कृषि विद्यालय, 1 हो गया राजकीय डीम्ड और 4 हो गए राजकीय। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये है फैजाबाद में। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में, इसकी स्थापना 1975 में हुई। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में है और 1976 में इसकी स्थापना की गई। फिर बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा 2010 में इसकी स्थापना की गई। फिर सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस विश्वविद्यालय नैनी प्रयागराज में, इसकी स्थापना 2000 में की गई। राज्य उच्च शिक्षा के अधीन निजी विश्वविद्यालय, जो निजी विश्वविद्यालय हैं वो कौन कौन से हैं? तो इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ है, और फिर एमिटी विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर, मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा में है, शिवनादर विश्वविद्यालय दादरी गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। फिर है शोभित विश्वविद्यालय सहारनपुर में है, द ग्लोबल विश्वविद्यालय सहारनपुर में है, मोनाड विश्वविद्यालय हापुड़ में है। फिर है राज्य विधि द्वारा निर्मित चिकित्सा विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? तो दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा एवं गौ अनुसंधान संस्थान, ये मथुरा में है। मथुरा में ही गाय ज़्यादा होती है, उससे रिलेट करके पढ़िएगा। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफेई इटावा में स्थित है। उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। फिर है केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय 4। तो कितने डीम्ड विश्वविद्यालय है केंद्रीय वाले? तो 4 है। उनका नाम है केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, इसकी स्थापना 1967 में की गई और ये सारनाथ वाराणसी में स्थित है। राष्ट्रीय पशु चिकित्सा संस्थान 1983, और ये पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ है? तो ये है इज्जतनगर बरेली में। पशु वाला आ जाए या पक्षी वाला आ जाए, दोनों इज्जतनगर बरेली में है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 2000 में इसकी स्थापना हुई, झलवा प्रयागराज में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2002 में, ये प्रयागराज में स्थित है। फिर है विकलांग विश्वविद्यालय, तो 2 विकलांग विश्वविद्यालय हैं यूपी में, एक है जगत गुरु राम भद्र विश्वविद्यालय, ये चित्रकूट में है, प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन आएगा यूपी का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो चित्रकूट में, उसका नाम है जगत गुरु रामभद्र विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश विकलांग उदार डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है। फिर है प्राविधिक संस्थान कौन कौन से हैं यूपी में? तो उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान ये कानपुर में है, इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान लखनऊ में है, फिरोज गांधी इंजीनियर इंस्टीट्यूट रायबरेली में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग ये लखनऊ में है। प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो दयाल बाग डीम विश्वविद्यालय आगरा में है, ये यूपी का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। डॉक्टर अम्बेडकर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड ये कानपुर में है। प्रदेश का पहला निजी सूचना विश्वविद्यालय महर्षि योगी विश्वविद्यालय लखनऊ है। फिर है स्वास्थ्य शिक्षा, तो जेके कैंसर संस्थान लखनऊ में है, धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में है, सेंटर ऑफ बायोमैग्नेटिक रेजोनेंस ये भी लखनऊ में है, ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट लखनऊ में है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ थैल्मोलॉजी सीतापुर में है, उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान लखनऊ में है, मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र गोरखपुर में है, मानसिक चिकित्सा संस्थान आगरा, वाराणसी और बरेली में स्थित है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है, लजपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर में है। कहाँ पे है ये? कानपुर में है। और डॉक्टर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स ये लखनऊ में है। फिर है खेल प्रशिक्षण संस्थान, तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है? तो लखनऊ में है, प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स कॉलेज है, इसका नाम है गुरु गोविंद, और ये कहाँ है? लखनऊ में है, यूपी का ये पहला है। पीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में है, एकलव्य स्टेडियम अम्बेडकर नगर में है, राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान फैजाबाद में है। फिर है भाषा, तो 6 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। कब से ये लागू किया गया? तो 6 जनवरी 1968 से। और उर्दू द्वितीय राजभाषा कब घोषित हुई? तो 1989 में। फिर है पत्र और पत्रिका संबंधित जिले, आरोग्य पत्रिका है जो गोरखपुर से संबंधित है,
कल्याण ये भी गोरखपुर से है। नई तालीम वाराणसी से है। बाल सखा है जो इलाहाबाद से है। ज्ञान भारती लखनऊ से है। विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो कल्प योजना किससे रिलेटेड है? प्राथमिक शिक्षा से। फिर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव। सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में, इम्पोर्टेंट है। कबीर महोत्सव मगहर में। काम्पिल्य महोत्सव फर्रुखाबाद में। ये काम्पिल्य ऋषि का स्थान माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे महोत्सव होता है। ताज महोत्सव आगरा। कजली महोत्सव महोबा। आयुर्वेद महोत्सव झांसी। होलिकात्सव मथुरा। कल्की महोत्सव है जो संभल में मनाया जाता है। फिर है बिठूर महोत्सव कानपुर में है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज में। राम बारात है जो आगरा की है। प्रदेश के पार्क और स्थिति। तो नॉलेज पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में। नॉलेज और नॉलेज पार्क हो गया, नाइट सफारी पार्क हो गया, ये दोनों कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में है। फिर इको पार्क है लखनऊ में। अप्रैल पार्क गोरखपुर और कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। साइंस पार्क संडीला हरदोई में है। साइंस पार्क कहाँ है? संडीला आता है हरदोई में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। इको नॉलेज पार्क खुसरोबाग में है। जीवाश्म पार्क सलखन सोनभद्र में है। फिर उत्तर प्रदेश में प्रमुख संस्थान। तो नेशनल शुगर रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये कानपुर में है, इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ये कानपुर में है। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? कानपुर में है। अम्बेडकर इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड ये भी कानपुर में है। तो इतनी चीज़ें हैं जो ये है संस्थान कानपुर में है। शुगर रिसर्च सेंटर कौन सा? नेशनल वाला। सेंट्रल टेक्सटाइल, इंडियन पल्सेस मतलब दलहन। और उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान ये सब कानपुर में है। और डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड ये भी कानपुर में है। अब है लखनऊ के। तो लखनऊ में कौन कौन से संस्थान है? नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिकल रिसर्च ये भी लखनऊ में है। अच्छा ऊर्जा सोर्स एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में है। इंडियन शुगर केन गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ये भी लखनऊ में है। बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी ये लखनऊ में है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। फिर ये तो होते लखनऊ के। अब आ गया बरेली। तो नेशनल रिसर्च फॉर मीट इज्जतनगर बरेली में है। सेंट्रल एवियन रिसर्च ये बरेली में है। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में। ये पशु और ये पक्षी वाला है, याद रखिएगा। तो पशु और पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में है। NIFT कहाँ है? रायबरेली में है। नेशनल एवियन ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है? बमरौली इलाहाबाद में है। नेशनल बाटो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में। एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ है? झांसी में है। केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये झांसी में है, ये इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रल गेट रिसर्च इंस्टीट्यूट मथुरा में है। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र खुर्जा बुलंदशहर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स वाराणसी में। वेजिटेबल वाला कहाँ है? वाराणसी में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर मेरठ में है। तो पोटैटो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मेरठ में है। टॉय सिटी अब है जो सिटी और टाउन है। तो टॉय सिटी वेब सिटी किसे कहते हैं? तो टॉय सिटी या फिर वेब सिटी ग्रेटर नोएडा को कहते हैं। साइबर सिटी या प्लास्टिक सिटी कानपुर को कहते हैं। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को। IT सिटी नोएडा ग्रेटर नोएडा लखनऊ को। साइबर थाने आगरा लखनऊ। कबाल सिटी कानपुर इलाहाबाद लखनऊ में है। फॉरेंसिक लैब आगरा लखनऊ। आलू अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र बाबूगढ़ गाजियाबाद में है।
तो आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बाबूगढ़ गाजियाबाद में। फिर है अमरूद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद में है। फिर है परिषद, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ है? तो इस शाहजहाँ में है उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद। फिर राज्य का पहला, तो राज्य का पहला ई विलेज कौन सा? बाबूरा गांव है। तो ई विलेज है यूपी का मंझनपुर कौशाम्बी में स्थित है। राज्य का पहला साइबर लैब आगरा में है। राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा में। राज्य का पहला फिल्म सेंटर नोएडा है। राज्य का पहला खेल गांव आगरा में है। पहला उद्यमी पार्क महिला ग्रेटर नोएडा में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। ई डिस्ट्रिक्ट पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य वो यूपी है। तो यूपी किसने कौन सी परियोजना लागू की है अभी? तो ई डिस्ट्रिक्ट पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य हो गया है। पर्यावरण हेल्पलाइन तथा वाहन ट्रैकिंग प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य यूपी हो गया है। ई विलेज योजना शुरू करने वाला पहला जिला कौशाम्बी है। सैटेलाइट टाउन पिलखुआ हापुड़ है। सौर ऊर्जा संचालित प्लांट रामपुर झांसी है। राज्य का पहला प्रथम तैरता सौर संयंत्र रिहंद बांध पर बना है। ये कौन से बांध पर? रिहंद बांध पर राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय यूपी में है। सांप्रदायिक हिंसा शोध केंद्र जोकराहा आजमगढ़ में है। प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो प्रतापपुर देवरिया 1903 में। ये यूपी की भी है और इंडिया की भी है। देश का सबसे बड़ा क्लस्टर बरेली क्लस्टर है। एगो पार्क कहाँ है? तो बाराबंकी और वाराणसी में स्थित है एगो पार्क। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, तो निज़ामुद्दीन औलिया है। ये महान सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो यूपी के बदायूं में 1236 ईस्वी में हुआ था। ये सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे। इनका जन्म याद रखिएगा कहाँ हुआ था, वो काफ़ी है। फिर है जियाउद्दीन बरनी, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख इतिहासकार हैं और इनका जन्म है जो बुलंदशहर बरन के निवासी थे। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? तो 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज में हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कासगंज जिले में किसका जन्म हुआ? तो अमीर खुसरो का। इन्हें तूतिया हिंद भी कहा जाता है और ये हिंदी खड़ी बोली के जनक भी माना जाता है। जो हिंदी खड़ी बोली है इसके जनक कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। इन्हें तूतिया हिंद की उपाधि भी दी गई थी, ये याद रखिएगा। फिर है टोडरमल। तो टोडरमल किसके दरबार में से थे? तो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका जन्म यूपी के सीतापुर जिले के लहरपुर गाँव में हुआ था। तो टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ? सीतापुर जिले के लहरपुर गाँव में। और वर्तमान में नायब तहसीलदारों के प्रशिक्षण केंद्र का नाम क्या रखा गया? इन्हीं के नाम पे रखा है, टोडरमल के नाम पर। और ये कहाँ पे स्थित है? तो हरदोई में स्थित है नायब तहसीलदारों का प्रशिक्षण केंद्र। फिर है अबुल फजल। ये शेख मुबारक के पुत्र और फैजी के छोटे भाई थे। ये फारसी, संस्कृत, अरबी, हिंदी के विद्वान थे। इन्होंने अकबर के दक्षिण के कई अभियानों में भी भाग लिया। उत्तर प्रदेश के आगरा के ही रहने वाले थे। फिर है बीरबल। यह भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका मूल नाम था महसदास। यह यूपी के जालौन जिले के कालपी नामक स्थान से संबंधित है। तो बीरबल का स्थान कौन सा है? तो जालौन जिला कालपी। फिर है शेख फैजी। शेख फैजी अबुल फजल के भाई थे। इनका जन्म भी आगरा में हुआ था। फिर उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी, फिर पंडित मदन मोहन मालवीय। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। इनका जन्म है जो प्रयागराज में हुआ। तो बीएचयू के संस्थापक कौन है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे। फिर मोतीलाल नेहरू। इनका जन्म है जो इनका जन्म है जो प्रयागराज में 1867 में हुआ था और इनकी गिनती विश्व के 10 प्रमुख वकीलों में की जाती थी। तो मोतीलाल नेहरू वकील थे, याद रखिएगा। फिर है जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 14 नवंबर 1989 को प्रयागराज में हुआ था और इन्हीं के बर्थडे पर बाल दिवस मनाया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल है, यूपी के शाहजहाँपुर जिले से संबंधित हैं। काकोरी केस में इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। फिर चंद्रशेखर आज़ाद। इनका जन्म है 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर एमपी में हुआ था, लेकिन मूल रूप से यह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदराकापुर गांव के निवासी थे। फिर है मंगल पांडे। 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे का जन्म 1887 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूपी के नगवा गांव में हुआ था। फिर है चित्तू पांडे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अस्थायी सरकार बनाने वाले चित्तू पांडे
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के निवासी थे। तो चित्तू पांडे ने अपनी अस्थायी सरकार कहाँ बनाई थी? बलिया में बनाई थी, याद रखिएगा। और ये कहाँ के निवासी थे? यूपी के बलिया जिले के। फिर लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ और ये चंदौली जिले के मुगलसराय जिले में हुआ था। अब है साहित्यिक व्यक्तित्व। तो कबीरदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ? व्यक्तित्व में कबीरदास का जन्म वाराणसी में हुआ, सूरदास का मथुरा सीही में, तुलसीदास का राजापुर ग्राम चित्रकूट में हुआ, रैदास रविदास का जन्म वाराणसी में, भूषण जी का जन्म है जो शिवराज भूषण, यहाँ पे पूरा नाम आएगा, इनका जन्म कानपुर में, जगन्नाथ दास रत्नाकर है जो जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनका जन्म स्थान वाराणसी है। लल्लू लाल सिंह, इनका सिंहासन 32वीं बैताल 25वीं इनकी रचनाएं हैं। ये आगरा का इनका जन्म स्थान है। मुंशी प्रेमचंद्र वाराणसी के हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी जन्म वाराणसी में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उन्नाव के थे। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद, जयशंकर प्रसाद वाराणसी, महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली, मैथिली शरण गुप्त हैं जो झांसी के थे, इनका जन्म स्थान है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बस्ती हो गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया के थे और सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे कुशीनगर, ये थे इनके जन्म स्थल। और वृंदालाल वर्मा झांसी के। डॉक्टर संपूर्णानंद इनका जन्म स्थान वाराणसी हो गया। राहुल सांकृत्यायन आजमगढ़ के। धर्मवीर भारती प्रयागराज। फिर उत्तर प्रदेश के पर्यावरण संबंधी मुद्दे। तो पर्यावरण निदेशालय का गठन कब किया गया? 1976 में किया गया और इसका कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ और वाराणसी में स्थित है। फिर 1975 में यूपी जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया? 1975 में। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और प्रदेश भर में 25 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2009 में किया गया। झील प्रदूषण और नियंत्रण कार्यक्रम। प्रदेश की 4 झीलें ऊपर अभी बताया था। रामगढ़ है जो गोरखपुर में है, मानसी गंगा मथुरा में है, लक्ष्मी ताल झांसी में है, मदन सागर महोबा में है, इनको शामिल किया गया। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश के 21 प्रमुख नगरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगाए गए। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ पे लगाया गया? 21 प्रमुख नगरों में लगाए गए हैं। मार्च 2011 से राज्य में 40 माइक्रोन की मोटाई तक पॉलीथीन बैन कर दी गई है। तो यूपी में पॉलीथीन जो बैन की गई है वो कितने माइक्रोन की है? तो 40 माइक्रोन की है। 2011 से इसको बैन किया गया है। प्रदेश में विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में किया गया है। फिर है तो ये नक्षत्रशाला हैं जो कि अभी पढ़ चुके हैं, मेन वाली हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है, आर्यभट्ट रामपुर में है और जवाहर नक्षत्रशाला है जो प्रयागराज में। ये जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला का पूर्व नाम भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला था, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कर दिया गया है। वर्ष 2000 के पश्चात बने जिले। तो 2000 के बाद में कौन कौन से नए जिले बने? कासगंज बना और किससे अलग होके बना? तो एटा से कब बना? 17 अप्रैल 2008 को कासगंज बना। संभल है जो 2011 में मुरादाबाद व बदायूं से काट कर बनाया गया। हापुड़ है 2011 से गाजियाबाद से काट कर शामली मुजफ्फरनगर को काट कर बनाया गया। और अमेठी है जो 2013 में रायबरेली सुल्तानपुर को काट कर बनाया गया अमेठी। तो ये 5 जिले हैं, ये बने हैं नए। फिर उत्तर प्रदेश की पंचायती नगर निकाय प्रणाली। तो प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब का है? 1947 का अधिनियम है। उत्तर प्रदेश समिति व जिला परिषद अधिनियम 1961 में लाया गया। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद प्रणाली लागू की गई इस अधिनियम के द्वारा। तो ये अधिनियम कब का है? 1961 का है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के कार्य, शक्तियाँ, उत्तरदायी आदि के संबंध में व्यवस्था की गई और 11वीं अनुसूची में वर्णित विभागों में 16 कार्य पंचायतों को दिए गए थे। फिर है जिला पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायत में सबसे ऊपर कौन सा आता है? जिला पंचायत। इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है। तो जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, इनका चुनाव कौन करता है? तो चुनाव है जिला पंचायत के सदस्य करते हैं। जिला पंचायत के सदस्यों को चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा चुना जाता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। तो जिला पंचायत के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
चुने जाने से 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती है। कौन कौन सी समिति? एक है प्रशासनिक, फिर नियोजन विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य और कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। जिला पंचायत के राजनीतिक प्रमुख अध्यक्ष होते हैं। प्रशासनिक प्रमुख जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी होता है। फिर है क्षेत्र पंचायत। त्रिस्तरीय व्यवस्था में दूसरे क्षेत्र पर कौन सी होती है? क्षेत्र पंचायत पहले पे है जिला पंचायत, और एक ब्लॉक प्रमुख, एक उप प्रमुख होता है। इसके अंतर्गत प्रमुख का चुनाव होता है जो ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है, और इन्हें भी है जो एक प्रस्ताव है 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। यहाँ पे भी 6 समितियाँ हैं, जो ऊपर थी समितियाँ यहाँ पे भी हैं। क्षेत्र पंचायत का राजनीतिक प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है, वहीं प्रशासनिक प्रमुख खंड विकास अधिकारी BDO होता है। फिर है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के जो 18 वर्ष के आयु के हो गए होते हैं लोग, उनके द्वारा चुना जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान से चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। तो ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 21 है, ये याद रखिएगा। और वोट कौन देंगे? जो 18 वर्ष पूरे हो गए होंगे वो लोग वोट देंगे। ग्राम पंचायत की पहली बैठक उसके गठन के 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। कितने दिन के? 30 दिन के। इसके समानता प्रत्येक 1 माह में 1 बैठक होनी चाहिए। 2 बैठकों के बीच 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 1 माह में कितनी बैठक होनी चाहिए? 1 तो कंपलसरी होनी चाहिए, और 2 बैठक हुई हैं उनके बीच में कितना अंतर नहीं होना चाहिए? तो 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। किसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए 15 दिन पूर्व सूचना देकर ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाती है। कितने दिन पहले सूचना दी जाती है? तो 15 दिन पहले। बैठक में ग्राम सभा में कम से कम 1/3 सदस्यों का होना अनिवार्य है। इस बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। कितने बहुमत द्वारा? तो उपस्थित जो लोग होते हैं वहाँ पे बैठक में, और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 द्वारा। यदि बैठक में प्रधान को हटाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त न हो तो दूसरा प्रस्ताव इस बैठक के 1 वर्ष के बाद ही लाया जा सकता है। ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख प्रधान होता है, वहीं प्रशासनिक और पंचायत सचिव होता है। फिर है नगर निकाय प्रणाली। उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम और संयुक्त प्रांत अधिनियम द्वारा की गई थी। फिर 74वें संविधान संशोधन के बाद एक नया कानून बनाया गया जिसके द्वारा राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। उत्तर प्रदेश में 4 प्रकार के नगर पाए जाते हैं जिनकी घोषणा राज्यपाल के द्वारा की गई थी। तो पहला है महानगरीय क्षेत्र, इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले लोग रहते हैं। और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र में 5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। इसमें नगर निगम की स्थापना की जाती है। लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, इसमें 1 लाख से अधिक व 5 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। इसमें नगर पालिका परिषद की स्थापना की जाती है। फिर संक्रमणशील, जहाँ 15,000 से अधिक 1 लाख से कम आबादी, इनके लिए नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। फिर नगर निगम क्या होता है? तो नगर निकाय का सबसे उच्च स्तर क्या है? नगर निगम है। नगर निगम में एक प्रमुख होता है जिसे मेयर कहते हैं, उपमेयर एक होता है, और 3 प्रकार के कई सारे सभासद या पार्षद होते हैं। नगर प्रमुख मेयर है जो चुनाव नगर की वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और मेयर 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। पद ग्रहण की तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। बाकी जो ग्राम पंचायत थी, जिला पंचायत, उनमें 1 वर्ष था, इसमें 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। 2 वर्ष के बाद प्रस्ताव लाया गया और पास नहीं हुआ तो बैठक से 2 वर्ष तक ऐसा विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। टाइम याद रखिएगा, 2 वर्ष, बाकी सेम है। फिर है सभासद। तो सभासद में 3 प्रकार के सभासद होते हैं। एक होते हैं निर्वाचित, मनोनीत और पदेन। कितने सभासद होते हैं? निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं और पदेन होते हैं। निर्वाचित सदस्य प्रत्येक वार्ड से 1-1 चुने जाते हैं और उनका नाम निर्वाचक सूची में हो और उम्र 21 वर्ष से कम ना हो, विधानमंडल का सदस्य होने की योग्यता रखते हों। फिर है निगम में निर्वाचित सभासदों की संख्या 60 से कम और 110 से अधिक नहीं हो सकती।
तो निगम में निर्वाचित सभासदों की संख्या कितने से कितने नहीं हो सकती, 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 110 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। निगम में मनोनीत सदस्य हैं जो 5 से 10 तक को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। इन्हें मत का अधिकार नहीं होता है। पदेन सदस्यों में नगर क्षेत्र वाले MP, MLA, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य आते हैं। नगर सभा में अनेक समितियां होती हैं किंतु इनकी संख्या 12 से अधिक नहीं हो सकती है। फिर है नगर पालिका परिषद। तो नगर पालिका परिषद में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। कितने अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया और 3 प्रकार के सदस्य। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाता है। तो नगर पालिका परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाता है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 से 55 के बीच होती है। तो नगर पालिका में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी संख्या किससे कितनी होती है, तो 25 से 55 के बीच में होती है। और मनोनीत कितने किए जाते हैं, 305 के बीच में होती है। और नगर निगम में 12 से अधिक समितियां नहीं हो सकती। वहीं नगर पालिका परिषद में इनकी संख्या 5 से अधिक नहीं हो सकती। नगर निगम में कितनी नहीं हो सकती, 12 से अधिक, और नगर पालिका परिषद में 5 से अधिक नहीं हो सकती। इनका नंबर है, याद रखिएगा। फिर है नगर पंचायत। नगर पंचायत में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का चुनाव है प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। वहीं उपाध्यक्ष का निर्वाचन उसी के द्वारा किया जाता है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से और 24 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10 से कम नहीं होनी चाहिए नगर पंचायत में संख्या सदस्यों की, और 24 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम कब आया, तो 1975 का अधिनियम है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण का गठन ये 1976 में। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1985 का है। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा अधिनियम प्राधिकरण 1987 का है। यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया। तो ये थी पूरी यूपी जीके स्पेशल। और इसमें नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद हो गया, और ये नगर निगम है। ये 74वें जो नगर निगम प्रणाली है ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा है। और ग्राम पंचायत वाला 73 संविधान संशोधन अधिनियम उसका 92 का था, 1992 का, और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ये सब याद रखिएगा। और क्षेत्र कौन कौन से हैं, कितने क्षेत्र में कितने लोग आएंगे, और प्रमुख नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, तो मेयर होता है, यही पूछा जाता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यही सब इसमें पूछा जाता है। और इसमें है ग्राम प्रधान को हटाने के लिए 15 दिन पूर्व सूचना देना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखना चाहिए। तो ये थी पूरी यूपी जीके जो कि कंप्लीट हो गई है। वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब